हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंस में कंप्यूटर के सब्जेक्ट आते हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, जैसे आप सब जूनियर असिस्टेंट जो 3284 पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड और बाकी जो एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, सेशन आप सब ज़रूर देखें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको 2-3 बातें बता दें। इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है 2025 में कंप्यूटर के। आप सब शुरू से देखिए, ठीक है? और इधर-उधर आप सबको इतना श्योर कहते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? पहले आप सब जितना लगभग 93, 92 या 93 नंबर का सेशन होगा, ठीक है? और आप सब खुद समझ सकते हैं कि कितना आप सबको कंप्यूटर आ जाएगा। तो इसके पीडीएफ के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप सब जुड़ जाइएगा, ठीक है? वहाँ पर आप सबको दे दिया जाता है। और आज का सेशन जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो तीसरा सेशन है, ठीक है? और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप सबका रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, जो 5512 जूनियर असिस्टेंट का था और 3284, अधिकांश लड़के जो है 5512 वाले लगभग बैठेंगे, लगभग क्या, लगभग सभी बैठेंगे और कुछ तो नए होंगे, ठीक है? तो आप सबका रिवीजन होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा और नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सेशन पर। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड से। कह रहा कि एमएस वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग बनाए रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही। एमएस वर्ड जब आप सब ओपन करते हैं तो आप सबको एक फंक्शन मिलता है स्टाइल्स का। तो आप एमएस वर्ड में स्टाइल्स के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग बनाए रखने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? स्टाइल्स का। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि माइक्रो फीचर्स रिपीटिविटी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइक्रो जो फीचर होता है इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है? कि क्या क्या चीज़ में रिपीट हो रहा है देखने के लिए। तीसरा कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट का प्रयोग केवल गणितीय फार्मूले बनाने में किया जाता है। नहीं, जैसे जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं ना, जैसे आप सबको ए सिंपल है तो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से एकदम डिजाइन में लिखेंगे, है ना, ए, ठीक है? तो इसका प्रयोग गणितीय में केवल नहीं, फार्मूले में नहीं, इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किया जाता है डिजाइन बनाने में, ठीक है? तो तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला और दूसरा एकदम सही है। तो आप सब देख सकते हैं, आप सबका रिवीजन भी अच्छे से हो गया। तो पहला और दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन आप बताएंगे? ऑप्शन ए। आगे क्या है इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, ठीक है? स्टाइल से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आसान होती है और माइक्रो रिपीट होने वाले कार्यों को ऑटोमेट करता है, जबकि स्मार्ट आर्ट का प्रयोग डायग्राम्स और ग्राफिक्स बनाने में होता है, ना कि गणितीय फार्मूले के लिए, ठीक है? जब आप सब पीडीएफ है टेलीग्राम पर प्राप्त करेंगे तो सेम टू सेम यही पीडीएफ आप सबको मिलेगा। आप सबको रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगा। जब पेपर आएगा आप सब टेलीग्राम पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे सब पीडीएफ जो है सीक्वेंस से लगा रहता है, ठीक है? तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं बहुत जल्दी। और नोट्स बनाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि खुद का नोट्स ज़्यादा समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या शॉर्टकट की से है, ठीक है? जो एडवांस लेवल का, जैसे आयोग पूछ रहा है, कह रहा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, अगर ये आप शॉर्टकट की दाबते हैं ना, जो कंप्यूटर में होता है नया फोल्डर जो बनता है ना, तो नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या आप दाबेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, न्यू फोल्डर यहाँ से आप बना सकते हैं इस शॉर्टकट के माध्यम से। तो पहला तो सही था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कह रहा है कि वर्ड में बुलेट लागू करना, बिल्कुल बात सही है। ये भी देखिए पूछा नहीं गया है, ठीक है, हाल के एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 12-15 पेपर लिया आयोग, सब यहाँ से रिवीजन होगा, ठीक है? तो दूसरा भी सही है, बुलेट याद कर लेना, बुलेट लगाने जो ऐसे बनता है ना एकदम, ठीक है? ऐसे बुलेट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल और वर्ड की बात कर रहा है, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट टास्क मैनेजर ओपन करने की। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा सब स्टेटमेंट सही है, तो आप ई ऑप्शन पर जाएंगे, सब सही है। ठीक है, ई ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये सभी शॉर्टकट की सही है। पहला यह विंडोज एक्सप्लोरर में नया फोल्डर, और दूसरा एमएस वर्ड में बुलेट लगाने के लिए, और तीसरा विंडोज सिक्योरिटी स्क्रीन खोलता है जिससे टास्क मैनेजर को खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आर्टिफिशियल मतलब एआई से क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि एआई का प्रयोग एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में होता है। बहुत जगह होता है, अब मेडिकल में भी होता है, आर्मी में भी होता है ना। बहुत आने वाले समय में एआई का ही दुनिया होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या, एआई का मुख्य उद्देश्य थिंकिंग ह्यूमनली और एक्टिंग रैशनली दोनों को कवर करना। बिल्कुल बात है, एआई का जो मुख्य पर्पज है कि इंसानों के जैसा सोचे समझे, ठीक है, और एक्टिंग करे मतलब काम करे। कह रहा कि ट्यूरिंग टेस्ट का प्रयोग मशीन की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात, एक भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। जो मशीन बनता है ना, मशीन जो एआई बनता है उसको मतलब उसका परीक्षण किया जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। तो यहाँ पर भी तीनों के तीनों सही है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन पर है। तो तीनों सही किस ऑप्शन पर है, आप सब आएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, सब सही। देखिए एआई का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इसका लक्ष्य मानव जैसी बुद्धिमत्ता और तार्किक कार्य करना है। ट्यूरिंग टेस्ट एआई की क्षमता को आंकने का ऐतिहासिक मानक होता है। ठीक है, और ट्यूरिंग टेस्ट आप सबसे कई बार पूछा गया है, आप सब याद कर लीजिए, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मशीन लर्निंग से क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का प्रयोग होता है। देखिए जो बीपीओ का एग्जाम था ना, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, एक और पूछा था। ठीक है, जो मशीन लर्निंग कई प्रकार का होता है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट, है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग में किस प्रकार का डेटा यूज होता है, लेबल डेटा का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है इसमें अनलेबल डेटा यूज होता है। आप कह सकते हैं हिडन पैटर्न को खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। और रेनफोर्समेंट आप सबको पिछले वीडियो में बताए थे, ये पनिशमेंट और रिवार्ड पर आधारित होता है। तो कैसे सीखता है, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित होता है। अगर आप सब हमसे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप सब तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप सब बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो कौन सा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए मशीन लर्निंग 3 मुख्य प्रकार बांटा गया, मुख्य रूप से 3, है ना। सेमी सुपरवाइज भी होता है लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 कौन कौन सा है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट, एक होता है सेमी सुपरवाइज, जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का मिक्सर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, डीप लर्निंग से है। डीप लर्निंग को डीएल भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा कि डीएल मतलब डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन का पूरा नाम याद कर लीजिए, का प्रयोग इमेज रिकॉग्निशन में होता है। आप सबको पिछले भी वीडियो में बताए थे, जो इमेज का रिकॉग्निशन करता है वो कौन करता है, सीएनएन का प्रयोग होता है। जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं ना बहुत सारे जगह। तो पहला तो सही है, पिछले वाले वीडियो में आप सबको बताए थे। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क मतलब आरएनएन का प्रयोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकग्निशन में होता है। ये भी बात सही है, जैसे आप सब यूट्यूब पर, गूगल पर आप सब बोल करके सर्च करते हैं। ठीक है, तो डीएल को क्या लिखा है, ट्रांजिशनल ईएमएल की तुलना में बहुत अधिक डेटा और प्रोसेसिंग पावर चाहिए। बिल्कुल बात है, एक होता है डीएल, देखिए यहाँ पर डीएल है, यहाँ पर ईएमएल। डीएल मतलब डीप लर्निंग, ईएमएल का मतलब मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो ये भी बात सही है।
तो देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, तो आप सीधे एकदम याद कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए डीएल की जो प्रमुख विशेषता होती है CNN RNN का प्रयोग और बड़े डेटा व हाई प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता। देखिए जो डीप लर्निंग होता है ना, इसमें CNN भी RNN भी सब यूज होता है और बड़े डेटा पावर की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डेटाबेस से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं, आप सबका हर टॉपिक यहाँ से कवर हो रहा है। कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग डेटाबेस में रिडंडेंसी कम करने और डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है, जो 3 सेशन हुआ है। कह रहा कि प्राइमरी की और यूनिक की दोनों नल वैल्यू स्वीकार कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी की जो होता है ना, वो नल वैल्यू को स्वीकार थोड़ी नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। और फॉरन की एक रिलेशन बनाता जो दो टेबल्स के बीच, बिल्कुल बात सही है। तो फॉरन की का प्रयोग क्या होता है, रिलेशन को बनाने के लिए। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि आप सब ए ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ए ऑप्शन आप सबका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी घटाता है और प्राइमरी की नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकता, जबकि यूनिक की कर सकता। देखिए 2 की होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है यूनिक। जो प्राइमरी की होता है वो नल वैल्यू को नहीं स्वीकारता, जबकि यूनिक की जो होता है नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सकता है। और फॉरन की क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है। तो तीनों की के बारे में आप सबको याद होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा आपसे। देखिए जब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा ना, तो ये ऐसे मैच वाला कर देगा, इधर ऐसे तीनों की लिख देगा और इधर ऐसे मैच कराने के लिए दे देगा उसका काम, ठीक है, क्योंकि आयोग का ये ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, WW से क्वेश्चन लिखा है, इसका हिस्ट्री से। कह रहा कि WW को टिम बर्नर्स-ली ने 1889 में CERN में विकसित किया। बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं WW के जनक कौन माने जाते हैं, टिम बर्नर्स-ली। इसका आविष्कार कब किए थे, 1989 में। कह रहा कि HTTP और HTML WW के मूलभूत तत्व। बिल्कुल बात सही है। तो WW किस पर आधारित होता है, HTML पर और HTTP पर। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी बात सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही। इंटरनेट और WWW बिल्कुल समान शब्द हैं। समान शब्द का मतलब क्या है कि दोनों सेम कह रहा है। देखिए इंटरनेट जो होता है और WW दोनों अलग अलग होता है। इंटरनेट इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला और दूसरा जो कि किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, पहला आपका सही होगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि WWW इंटरनेट का हिस्सा है। सॉरी, ऊपर हम आप सबको गलत बता दिए थे। देखिए ये WW जो होता है इंटरनेट का हिस्सा होता है, हम इंटरनेट WW का हिस्सा बता दें, ठीक है। और ये इंटरनेट का समान नहीं है, बल्कि जो दोनों स्टेटमेंट था वो सही था। और WW का पूरा नाम तो सबको याद होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से है, ठीक है। यहाँ से आप सबका रिवीजन हो जाएगा। देखिए कह रहा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था। बिल्कुल बात सही है। जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब भी यूज होता था, जो बहुत बड़े बड़े रूम, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है। और किस प्रकार का लैंग्वेज यूज होता था, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे 01, ठीक है। दूसरे कह रहा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। बिल्कुल बात सही है। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होता था और क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का स्थान दूसरे जनरेशन में क्या ले लिया, ट्रांजिस्टर ले लिया, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का जो विद्युत खपत था वो थोड़ा कम हो गया और उसका साइज भी कम होने लगा। तीसरे करा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। और फिर तीसरे जनरेशन आया, उसमें ट्रांजिस्टर फिर का स्थान कौन ले लिया, IC, जिसके माध्यम से कंप्यूटर एकदम छोटा हो गया, लैपटॉप जैसे हो गया, ठीक है, टीवी की तरह हो गया।
फिर कह रहा कि चौथे जनरेशन में का मुख्य लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई है। देखिए लक्ष्य रखा गया था किसमें, क्या, चौथी में, ठीक है। जो चौथे जनरेशन का था जो मुख्य लक्ष्य क्वांटम और कंप्यूटिंग एआई। आप सब सोच रहे होंगे एआई तो पाँचवीं में आया, पाँचवें में आता, लेकिन टारगेट इसी में तो बनाया गया था ना। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी किस जनरेशन में आया था, चौथी जनरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं सब सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पेमेंट टूल से है। कह रहा कि नेफ्ट का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ये पूछा गया है हाल के एग्जाम में। का उपयोग बैच वाइज सेटलमेंट में होता है। क्या बात सही, बिल्कुल बात सही है। और आरटीजीएस का भी पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़े मूल्य तात्कालिक लेन-देन के लिए होता है। ये भी बात सही है, जो आप सबको बड़े-बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है। आईएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया पेपर में, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा गया था। कह रहा कि 24/7 उपलब्ध, मतलब इसका क्या हमेशा ही उपलब्ध रहता है, ये भी बात सही है। यूपीआई का प्रयोग पीयर टू पीयर और मार्चेंट पेमेंट दोनों के लिए किया जाता है। आप सब भी इसका यूज करते ही हैं, ठीक है। देखिए 4 स्टेटमेंट, 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बना है और आप सबका रिवीजन एक ही क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ईमेल हिस्ट्रीज क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। बिल्कुल बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। ESMTP ईमेल भेजने के लिए और POP3 और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। तो जो आप सब अगर आप सब जुड़े होंगे सेशन में तो एक क्वेश्चन आप सब कर रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि आप सब कह रहे हैं कि ये सब नहीं आएगा, देखिए 5512 में कम लड़के नहीं थे, बहुत सारे लड़के थे जो बैठे थे एग्जाम देने के लिए मेंस का, ठीक है। तो उन सब का तो क्वेश्चन तो 100% तो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब सही है। देखिए SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 मतलब वर्जन 3 है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों क्या करता है, ईमेल को रिसीव करता है और एक क्या करता है, ईमेल को भेजता है। दोनों में अंतर आप सबको बता देते हैं। एक क्या करता है, सर्वर से डेटा को लोड कर लेता है और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। IMAP में क्या होता है, इसका डेटा सर्वर पर बना रहता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप सब यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्वर पर सब डेटा है, ठीक है। आप उसको अपने घर से देखिए, चाहे अपने लाइब्रेरी से पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, बस में पढ़िए बैठ के, ठीक है, गार्डन में बैठ कर पढ़िए, चाहे जहाँ देखिए, सब आप सबको डेटा उपलब्ध होता रहेगा। तो यहाँ पर भी सब सही है, तो डी ऑप्शन को आप सब सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन क्या होगा, सही। देखिए ईमेल का इतिहास रे टॉमलिंसन से जुड़ा है और @ चिन्ह का प्रयोग आज भी मानक है। SMTP, ESMTP, POP3 और IMAP आज की ईमेल प्रणाली का मुख्य प्रोटोकॉल है। और 3 प्रोटोकॉल याद कर लीजिए, इसमें से एक भेजने वाला है और 2 क्या करता है, रिपीट, और BCC और CC के बारे में पूछता है आप सबसे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से किसी को ईमेल पता नहीं चलेगा, इसके माध्यम से सबको ईमेल पता चलेगा। आप सबका ईमेल लगभग 70% रिवीजन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नेटवर्किंग से है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि यूपी जीके प्लस कंप्यूटर दोनों के डिटेल में नोट्स के लिए, जैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम आयोग के टक्कर के, बल्कि उससे ऊपर का कंटेंट है, ठीक है। तो जब आप सब देखिए ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर आप सबको एक सवाल का आंसर देना है ना, तो कम से कम आपको 10 सवाल तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सब बना पाएंगे आज का हाल जो है। तो इसके नोट्स के लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
और हाँ, जो नोट्स आप सबका होगा, आप सब उसको कलरफुल में आप सबको दिया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लिए हैं और उनका फीडबैक जब बताते हैं नोट्स का तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप सब भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएँ क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नेटवर्किंग से क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि लैन का पूरा नाम याद होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए जो बहुत छोटे-छोटे लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें केवल यही पूछ लिया जाता है कि लैन का पूरा नाम। लैन का काम क्या होता है? ये छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। और मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर स्तर पर उपयोग होता है, ये भी बात सही। जो छोटे-छोटे शहर होते हैं, सिटी टू सिटी को जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग होता है। और वैन वन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये विश्व स्तर तक फैला, जैसे एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत से नेपाल, नेपाल से म्यांमार, म्यांमार से श्रीलंका, है ना? एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क कौन सा है? मैन है, ठीक है? और एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क कौन है? सॉरी, एक देश को दूसरे देश तो वैन, एक शहर से दूसरा शहर तो मैन। और ये मतलब छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे आप सबका कोई कैंपस हो गया, ठीक है? तो लैंड का प्रयोग होगा। अगला देखिए चौथा नेटवर्क कौन? पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक व्यक्ति के उपकरणों के बीच ये होता है, ठीक है? तो 4 टाइप का नेटवर्क याद कर लीजिए, इसी में से पूछा जाता है कोई न कोई। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सबसे कैसे पूछ सकता है, या तो ऐसे जैसे हम पूछे ऐसे पूछ सकता है, या तो ऐसे दे देगा नेटवर्क और इसके तरफ दे देगा मिलान करने वाला, ठीक है? अगला क्वेश्चन आगे देखिए, इसका आंसर पहले क्या है, तो सब सही था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या पोर्ट नंबर से बीपी में क्वेश्चन पूछा गया था? क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कह रहा है कि इसका पोर्ट नंबर 21 है, बिल्कुल बात सही है। तो एफटीपी का प्रोटोकॉल क्या है? 21। एसएसएच का प्रोटोकॉल 22 है, ये भी बात सही है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर क्या है? 25, ये भी बात सही है। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये देखिए ऐसा ईमेल का प्रोटोकॉल, ये भी ईमेल का, ये भी ईमेल का, ये भी। और ये सब क्या है? फाइल ट्रांसफ़र का, मतलब सब लगभग ईमेल का ही है। और POP3 का पोर्ट नंबर कितना है? 110, ये भी बात सही है। IMAP का पोर्ट नंबर कितना है? 143, ये भी बात सही है। तो देखिए जितना भी पोर्ट नंबर है आप सबको याद नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सब सही है, तो आंसर क्या आप सब लगाएंगे? आंसर ई, क्योंकि ई नहीं, डी आपका सही होगा, डी पर सब सही है, ठीक है? और सब नेटवर्क के प्रोटोकॉल से जुड़े हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप हेडिंग स्टाइल के आधार पर जनरेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। किसके माध्यम से? टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से, ठीक है? और क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किसी फिगर या टेबल्स या हेडिंग को डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको लिंक करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस रेफरेंस का। और कंपेयर टूल का उपयोग दो डॉक्यूमेंट्स में अंतर देखने के लिए किया था, ये भी बात सही है। कंपेयर का प्रयोग आप सब करते हैं। और रीड मोड में एडिटिंग संभव है। देखिए जो चौथा आप सबका स्टेटमेंट है, यहाँ सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए रीड मोड यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब पढ़ने वाला मोड। जब पढ़ने वाला मोड लगा जाएगा तो वहाँ पर एडिटिंग संभव नहीं होता है, ठीक है? तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है, ठीक है? तो आप सब दोस्तों खुद पता कर सकते हैं। देखिए जो कंप्यूटर आप सबसे पूछा जाएगा पेपर में, आप सबको ऐसे नहीं सब 20 के 15 क्वेश्चन सब स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई वन लीनियर भी होगा, मैच वाला भी होगा, मिलाने वाला भी होगा। तो कुल मिला के जब आप सबको क्वेश्चन आएगा ना, तो छोटा भी क्वेश्चन कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन। देखिए बड़ा क्वेश्चन जो बनता है छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के बनता है। बड़ा क्वेश्चन बड़ा ही पैदा नहीं होता है, ठीक है? उसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं सबको मिला दिया जाता है। देखिए रीड मोड सिर्फ पढ़ने के लिए है, इनमें एडिटिंग संभव नहीं है, ठीक है? बाकी तीनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 शॉर्टकट की से है, ये सबको आना चाहिए। कह रहा कि अल्ट प्लस टैब का उपयोग विंडोज में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए होता है, ये भी बात सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ब्राउजर में हाल में बंद किए टैब को खोलता है, ये भी बात सही है। तो शॉर्टकट के जितने भी लिखवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्या है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC सीधे टास्क मैनेजर खोलता है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा वाला। और कंट्रोल प्लस टैब एक ही प्रोग्राम की मल्टीपल टैब के बीच स्विच करता है, ये भी बात सही है। तो देखिए 4 स्टेटमेंट है और 4 के चारों सही है, तो आप सब डी ऑप्शन को बताएंगे, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी आपके पास देखिए किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप होता है चाहे टेलीग्राम ग्रुप होता है ठीक है। और जो भी आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 AI क्वेश्चन है। कह रहे कि AI एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें मशीन लर्निंग डीप लर्निंग दोनों शामिल है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि मशीन लर्निंग डेटा से पैटर्न सीखने पर केंद्रित है, ये भी बात सही है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसे उन्नत रूप है जो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, ये ऊपर आप सबको बता दिए थे, ये भी बात सही है। कह रहा कि सभी AI तकनीकी मशीन लर्निंग पर आधारित है। जब ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं ना तो आप सब देखिए 50-50 पर चले जाते हैं क्या सब AI तकनीकी मशीन लर्निंग पर ही आधारित होती हैं? ये बात गलत है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, जो कि ए ऑप्शन सही होगा देखिए सभी AI तकनीकी मशीन लर्निंग पर आधारित हैं, जैसे रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। कुछ होते हैं रूल बेस होते हैं, मतलब उनका रूल रेगुलेशन के माध्यम से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मशीन लर्निंग ये भी है। कह रहा कि रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, मशीन लर्निंग की उदाहरण है, सही है। स्पैम ईमेल फिल्टरिंग मशीन लर्निंग पर आधारित है, ये भी बात है। जैसे जब आप समय ईमेल आता है ना, तो आप सबका जब ईमेल आता है कोई ख़राब ईमेल होता है तो आप ईमेल में देखते होंगे उस पर लिख होता कि स्पैम, तो आपका जो ईमेल है कैसे जान लेता कि स्पैम है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग पर आधारित होता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। सेल्फ ड्राइविंग कार में रिइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग होता है, ये भी बात सही, कल वाले सेशन में बताए थे। और मशीन लर्निंग का प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग में भी किया जाता है, ये भी बात सही है। तो 4 के चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप सब बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। दोस्तों इस तरह से आप सब देखेंगे 20 क्वेश्चन है, लगभग 70 से भी ज़्यादा। 4 क्वेश्चन एवरेज अगर माने 3 क्वेश्चन तो 20 × 60, लगभग 20 क्वेश्चन में आप सबका 70+ क्वेश्चन तैयार हो रहा है। देखिए ये सभी मशीन लर्निंग के वास्तविक अनुप्रयोग हों, मतलब एप्लीकेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डेटाबेस से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसका पूरा नाम, एसेट का पूरा नाम याद होना चाहिए। कह रहा है कि एसेट प्रॉपर्टीज मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, डेटाबेस ट्रांजैक्शन की रिलायबिलिटी सुनिश्चित करती है, बिल्कुल बात सही है। एसेट का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि डेडलॉक तब होता है जब दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे का रिसोर्स पकड़कर इंतजार करते, ये भी बात सही है। SQL इंजेक्शन एक डेटाबेस सिक्योरिटी अटैक है, ये भी बात सही है। कह रहे कि प्राइमरी की और फॉर्जिन की डेडलॉक को रोकने के लिए बनाया गया। देखिए इनका प्रयोग डेडलॉक को रोकने के लिए थोड़ी ना बनाया गया है, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी की और फॉर्जिन की डेडलॉक को रोकने के लिए नहीं, बल्कि डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए प्रयोग होते हैं। तो प्राइमरी की फॉर्जिन की इनका प्रयोग क्या करने के लिए होता है, डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है कि WWW को 1951 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था, ये भी बात सही है। और मोज़ेक कह रहा कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, ये भी बात सही है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
और गूगल का पहला वर्जन 1998 लॉन्च हुआ, ये भी बात सही है। www और इंटरनेट बिल्कुल एक ही चीज़। देखिए ये तो अभी ऊपर है बताते गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों आपका सही है, ठीक है। देखिए पहला आपका आंसर होगा www इंटरनेट का एक हिस्सा है, ठीक है, दोनों समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पेमेंट टूल से कह रहा कि एनपीसीआई ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो इसको बोलते BBPS, इसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, ने शुरू किया है, सही है। कह रहा कि फास्ट टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के लिए NHAI और NPCI द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी बात सही है, जो गाड़ियों पर लगे होते हैं फास्ट टैग, ठीक है। AEPS का नाम याद होना चाहिए, पूरा नाम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन उपलब्ध कराता, आप सब इसके माध्यम से पैसा वैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। रुपे कार्ड भारत में और वीज़ा और मास्टर कार्ड से पहले शुरू हुआ। देखिए रुपे कार्ड अभी हाल में आया था, लगभग 2012 में शुरू हुआ था, तो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड तो बहुत पहले का है, तो चौथा गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आप सब बनाएंगे। देखिए रुपे वीज़ा और मास्टर कार्ड बाद में शुरू हुआ, लगभग 2012 में, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या, नेटवर्किंग से कर के DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, ये तो अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, DNS का पूरा नाम। कह रहा कि DNS का पोर्ट नंबर 53 होता है या 53 पर चलता है, ये भी बात सही है, तो DNS का पोर्ट नंबर याद होना चाहिए। देखिए 4 पोर्ट नंबर पहले करवा दिए थे और लगभग 4 यहाँ, तो एक ही क्लास में लगभग 8 पोर्ट नंबर आप सबको याद हो गया, और इसी में से क्वेश्चन पूछता है, और भी आप सबको करवाएंगे, ठीक है। और HTTPS पोर्ट नंबर 443 होता है, ये भी बात सही है। टेल नेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, ये भी बात सही है। SSH का पोर्ट नंबर अभी आप सबको बताते 22 होता है, ना कि 25। 25 किसका होता है, SMTP का होता 25, तो चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो जवाब सब ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए SSH का 22 होता है और SMTP का 25 होता है, ठीक। जो आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप सबका क्वेश्चन सही होगा। तो 20 क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत बेहतरीन सेशन बनाने की कोशिश की है, ठीक। आप सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।